हम कर रहे हैं, बहुत सम्मान है उनका, लेकिन उनको कभी ये सीटें नसीब नहीं हुई। शरद पवार को कभी ये सीटें नसीब नहीं हुई, बसंत दादा पाटिल को कभी ये सीटें नसीब नहीं हुई, यशवंत राव चौहान भी जो पहले थे उनको भी कभी ये नसीब नहीं हुए। तो महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ताकतवर बहुमत के लिहाज से आज अगर कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, तो वो है देवेंद्र फडणवीस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाणक्य तो बहुत आया, बहुत कहलाए, लेकिन महाराष्ट्र का जो चाणक्य असली तो यही दिख रहा है। किस भंवर जाल से अपनी पार्टी को निकालकर कहां पहुंचा दिया ये आदमी, आप सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। और बिल्कुल आज पंकज की तारीख में जी, एक जिस बात तरीके कही से आप जाती है, बात कह रहे आखिरी हैं कि लाइन, देवेंद्र फडणवीस का आखिरी जो लाइन। ऑरा बना है वो ये बताता है कि आज देवेंद्र फडणवीस के कद का महाराष्ट्र में कोई नेता नहीं है। लेकिन आज नहीं, इतिहास में भी कोई नहीं था। बाला साहब कोई नहीं ठाकरे था। के बाद ही, बाला साहब ठाकरे के बाद ही ना। नहीं, सीट के लिहाज से बाला साहब अच्छा। ठाकरे को भी इतनी सीटें कभी नहीं नसीब हुई। नहीं, बाला साहब ठाकरे तो शरद कहा पवार करते को भी थे जिस दिन सीटें नहीं राजनीति में जाने के लिए शिवसेना के शिवसैनिक तैयार होंगे उस दिन ये दुकान बंद कर दूंगा। नहीं, देखिए, बाला साहब ठाकरे आइडियोलॉजिकली उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, उन्होंने एक पूरी की पूरी पार्टी खड़ी की, इस बारे में कोई दो राय नहीं। उस लिहाज से वो बड़े नेता हैं। लेकिन सीटों के लिहाज से मैं बोल रहा हूं कि किसको कितनी सीटें मिली, उस लिहाज से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे बड़े नेता हैं। और एक बात जान जाइए, आज की तारीख में महाराष्ट्र में हर कोई कहता है कि चाहे वो कांग्रेस का नेता हो या उबाठा का नेता हो या शरद पवार की पार्टी का नेता हो, फडणवीस जिसको चाह लेंगे उसको अपनी पार्टी में शामिल करा लेंगे, टूटने से मना कोई नहीं कर सकता। आज अगर वो उद्धव ठाकरे को बोल दे फोन करके, उद्धव कम हियर, बस ये है, इतना इन्फ्लुएंस है, इतना दबदबा है। बिल्कुल पंकज ये जी, किसी और को नसीब नहीं हुआ। जिस तरीके से अभी हम वही बात कर रहे थे कि ताकत जो देवेंद्र फडणवीस की है, अब हम अपनी ताकत पर बात कर लें। जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि इस वक्त 1 से 1,500 के बीच हमारे बीच जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स लेना बेहद जरूरी है। भुवन जी, कुछ अगर कमेंट्स आप ले सके तो दर्शकों के कमेंट भी लीजिएगा। बिल्कुल, प्रकाश चंद्र नाम से हैं, वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र की जनता को सल्यूट है, हिंदी बोलने वाले को ठाकरे ब्रदर्स लोग मार रहे थे, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, संजय राउत कहाँ है। तो संजय राउत को लेकर के भी हमारे यूजर सवाल कर रहे हैं कि वो कहाँ है। हालांकि उन्होंने आते ही शुरुआत में स्टेटमेंट जरूर दे दिया था, जिसका हमने जिक्र भी किया, जिसको सुनाया भी। तो लोग ये बात अच्छे से जानते हैं और पंकज जी ये बता चुके हैं कि किस तरह से बाहर के जो लोग, खासतौर पर प्रवासी लोग जो हैं, वो आकर के मुंबई में, उन्होंने बताया कि मुंबई एक बुके की तरह है, एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें जगह जगह से लोग आकर के उसको महकाते हैं, खुशबू देते हैं। तो ऐसे में उस वहाँ के उस मर्म को आप लात मारते हैं, उस मर्म पर कुठाराघात करते हैं, तो उसका नतीजा आपको देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि कई तरह के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोग जो है सरप्राइज भी हो रहे हैं और लोग खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि इस तरह के नतीजे आए, क्योंकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम तो है ही। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि जो समीकरण बन रहे थे पंकज जी, उस समीकरणों में जी रोहित कुछ बोलना चाहते हैं? बस आप अपने सवाल कंप्लीट कर लीजिए पंकज जी, अपना जवाब दे दीजिए आपके सवाल का, फिर कुछ बयान है वो सुना देते हैं। ठीक है पंकज जी, तो सवाल ये है कि जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, जैसा कि हमने देखा, अगर हम बीजेपी की जीत को देखें तो इसमें डबल इंजन और जो विकास के काम वहां पर हुए बीते सालों में, उसको कितना बड़ा आप फैक्टर मानते हैं ये भी बताएं। और एक जो असली शिवसेना वाला जो था, बाला साहब की असली शिवसेना, वो कितना लोगों तक ये बात असर करी, इसने भी कितना फैक्टर अपना रोल निभाया? जी बिल्कुल, देखिए मैं शुरू से बोल रहा हूं कि शिवसेना की लीगेसी किसके साथ, तो शिवसेना की लीगेसी तो अब तो बार बार चुनाव में स्पष्ट हो गया है कि जिसको जनता ने साथ दिया। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात यहां भी यही बोलूंगा कि मैं अगर अलग अलग पार्टी करके देखता हूं, गठबंधन छोड़ दीजिए, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे, सिर्फ इन दोनों को ले लीजिए तो उद्धव ठाकरे आगे हैं, बीएमसी में कम से कम आगे हैं। तो जिन लोगों को यह लग रहा है कि अभी भी ये लड़ाई बाकी है, एकनाथ शिंदे और उबाठा के बीच लड़ाई है, लेकिन अगर गठबंधन की बात करें तो क्लीन स्वीप है इधर। मैं एक बड़ी खबर बता रहा था, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मायावती आज 70 साल की हो गई जी, और उन्होंने आज घोषणा की है कि अगला जो चुनाव होगा विधानसभा का, वो सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे।
अच्छा, तो वहां से गठबंधन की सारी उम्मीदें खत्म। ये आज ही उन्होंने अभी भी घोषणा की है, मुझे लगा कि उसको इसके बारे में बता दें। और मायावती ने कल कहा दूसरी था, बड़ी खबर, अपने जन्मदिन पर उन्होंने कल कहा था कि बीएसपी वापसी करेगी, तो अखिलेश के लिए भी टेंशन है। मायावती 2027 के चुनाव में एक्टिव रहेंगी, उन्होंने बता दिया है। जी बिल्कुल। और मायावती का वोटर कौन रहा है? दलित और मुस्लिम और ब्राह्मण। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ब्राह्मण भी है, उसको ब्राह्मण आपने तो कट गया है पंकज जी, मुझे लगता है 2007 सोशल इंजीनियरिंग का एक दौर, और उसके बाद मायावती ने इस बात का जिक्र किया भी, और शिवपाल यादव ने भी इस बात का जिक्र कल या परसों में किया कि ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी कौम है और बहुत सोच समझकर वो राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश की सत्ता किसी को सौंपते हैं। तो अभी भले 11% हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति तो ब्राह्मणों पर ही तय होती आई है। या उत्तराखंड की अगर भी बात कर लें, तो क्या जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की बयार बह रही है, उन पर आगे हम चर्चा कर लेंगे। जो 2007 में मायावती उसी सोशल इंजीनियरिंग पर आगे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल उस पर आगे चर्चा होगी, बहुत दिन अभी बाकी नहीं है, अब माहौल यहां से शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। फिलहाल अगर बीएमसी पर ही रहे तो कुछ बयान है, वो बयान आपको सुना देते हैं, फिर बयान के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। की क्या भावना है, आप जीत के आए? आज ये हमारे घर की तीनों सीटें चुन के आई है और अच्छे बहुमत से चुन के आई है। और आज जैसे ही मेरे मम्मी ने बोला कि जितने भी वोटर थे वो ललित बाबू कोल्ले के रूप में उन्होंने उनके प्यार के लिए आज सबको दिखा दिया है। क्योंकि ये 15-20 दिन से बहुत लोगों ने कोशिश की हमें गिराने की, पर जब जब निकला हूँ उसकी दुगनी रफ्तार से निकला हूँ। ये सच में और सत्य में वो जयते, और सत्य का हमेशा विजय होता है, और आपने वो देखा ही है। नारे गूंजने लगे हैं पंकज जी कि जब जब हम आएंगे हम दोगुनी ताकत के साथ और शानदार तरीके से आएंगे। ये बातें शुरू हो गई हैं बीजेपी गठबंधन, उनके साथियों की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से, और तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं। और उस बयान में यह भी कहा जा रहा है कि हम बाला साहब ठाकरे को पूजते हैं और उनको आदर्श मानकर हम चुनाव में उतरे और हमने जीत दर्ज की। आगे भी बयान तमाम सुनाएंगे। तो अभी भी बाला साहब ठाकरे का जिक्र लगातार बीजेपी की तरफ से हो रहा है। कोई मौका विपक्ष को नहीं देना चाहते, यहां तक कि उनके बेटों को नहीं देना चाहते हैं कि आप बाला साहब ठाकरे पर अपना दावा ठोक सको। बेटे होंगे लेकिन राजनीतिक रूप से बाला साहब ठाकरे हमारे नहीं। बिल्कुल आइडियोलॉजिकली तो हम उनको मानते हैं, और बड़े सलीके से उद्धव ठाकरे ने उस लीगेसी को छोड़ा है। क्योंकि देखिए, बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को बड़े अरमानों से विरासत सौंपी थी, और जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा रहे तब तक उद्धव ठाकरे डिसिप्लिन में रहे। लेकिन पता नहीं उनको क्या ईगो कि भाई मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा, मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, जबकि बाला साहब ठाकरे कभी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़े, और उन्होंने बनवाया है दूसरे को मुख्यमंत्री। अपनी पार्टी का बहुमत रहते हुए भी उन्होंने मनोहर जोशी को और नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनवाया। कभी बाला साहब ठाकरे ये नहीं था कि मैं बनूंगा। अगर मैं बनने के चक्कर में आया था तो फिर वो गड़बड़ हो जाती। उद्धव ठाकरे ने मैं बनने के लिए किससे किससे बेइज्जती नहीं करवाई। मैं वो वायरल वीडियो देखता हूं कि शरद पवार बैठे हुए हैं, जैसे वो कमरे में जाते हैं तो बाहर जाके खड़े रहो, तो हाँ मैं बाहर खड़ा रहता हूं। अच्छा बताइए, बाला साहब ठाकरे के बेटे को कोई ये कह देगा कि जाओ बाहर खड़े रहो? बाला साहब ठाकरे अपने घर में बैठे रहते थे, और बड़े बड़े लोग उनसे उनके घर में मिलने आते थे, वो कहीं नहीं जाते थे। चाहे वो जावेद मियादाद हो या देश के गृह मंत्री रहते हुए आडवाणी जी उनसे मिलने आए थे। बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे कहीं नहीं जाते थे, और ये नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम